नमस्कार साथियों, स्टडी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल। इसके हमारे रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हम टेस्ट नंबर 7 यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो टेस्ट नंबर 7 है साथियों, ये लिया गया है अध्याय 8 से, जिसका टाइटल है प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय वाला हमारा ये जो टेस्ट होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपना जो तैयारी है उसको यहाँ से जांच सकते हैं और फटाफट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टेस्ट है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बता पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आने वाला है, आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम किसे माना जाता है? साथियों कमेंट करके बता दीजिए, बिना ऑप्शन के यदि आप इसे हल कर सकते हैं तो बता दीजिए विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम जो है ये किसे माना जाता है। यदि ऑप्शन की आवश्यकता है तो ऑप्शन फिर ये रहे। पहला ऑप्शन ये रहा आखेट, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी लकड़ी काटना, ऑप्शन डी खनन। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो उद्यम है वो किसे माना गया है। यहाँ पर आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। अपने जो आंसर है साथियों वो हमारे पास पहुँच जाने चाहिए। ऑप्शन आपके पास आ ही गए हैं, आखेट है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है और खनन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आखेट। साथियों आपको पता है प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जो है सबसे पहले उसने आखेट करना सीखा था और आखेट से ही अपना जीवन यापन करता था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आखेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो तैयार हो जाइए और फटाफट कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम किसे माना जाता है? ये तो साथियों रिपीट हो गया है। तो एक बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोरो जनजाति का निवास स्थान है। कमेंट करके बता दीजिए बोरो जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है। और जो साथी बिना ऑप्शन के कमेंट करके बताएंगे वास्तव में ही इंटेलिजेंट समझे जाएंगे। बोरो जनजाति जो है साथियों ये कहाँ पाई जाती है ये आप कमेंट कर दीजिए। चलिए ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मलाया प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर सी कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी कांगो बेसिन। तो फटाफट से अब कमेंट करके बता दें कि ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है। मलाया प्रायद्वीप, अमेजन बेसिन, कालाहारी मरुस्थल और कांगो बेसिन। तो साथियों आपको बता दें बोरो जो जनजाति है ये निवास करती है अमेजन बेसिन। और अब अमेजन बेसिन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। साथियों ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये वाला जो एरिया है ये ब्राज़ील, यहाँ पर एक नदी बहती है अमेजन। तो यही अमेजन बेसिन है, यहाँ पर बोरो जनजाति पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि विश्व का सबसे प्रमुख मछली उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए ये रहा उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी ये रहा दक्षिणी अटलांटिक, ऑप्शन सी ये रहा उत्तरी हिंद महासागर और ऑप्शन डी ये रहा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो अब आप अपना आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर विश्व का सबसे प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों आपको बता दें संसार में सबसे प्रमुख मछली उत्पादक जो क्षेत्र है ये है उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड, और इधर हमारा जो इंग्लैंड के पास वाला क्षेत्र है डागर बैंक, और यहाँ पर है ग्रांड बैंक, ग्रांड
बैंक। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मछलियाँ बहुतायत से पाली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यहाँ पर मिलती है। और संसार के उन भागों में मछलियाँ ज़्यादा विकसित यानी ज़्यादा पकड़ी जाती हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, बिना ऑप्शन के कमेंट कर दीजिए, फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऑप्शन भी आपको दे देंगे। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं साथियों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? पृथ्वी के उन भागों में यानी 5 डिग्री से और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। सूडान जो है साथियों, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसमें मिस्र के यहाँ पर एक देश है सूडान, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ये आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लानोस। ऑप्शन बी कंपास। ऑप्शन सी पार्कलैंड और ऑप्शन डी सवाना। तो अब कमेंट करके बता दीजिए कि सूडान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम ही बता देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सवाना। साथियों याद कैसे रखना है, सूडान है और सूडान के साथ सवाना है, से यहाँ पर है, से यहाँ पर है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सूडान में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको सवाना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, डाउन्स घास के जो मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। और साथियों यदि आपको ऑप्शन की आवश्यकता है तो ऑप्शन भी फिर ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर ये रूस, ऑप्शन सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड ब्राजील और ऑप्शन फोर्थ न्यूजीलैंड। तो अब कमेंट करके बता दीजिए कि डाउन्स घास के जो मैदान हैं ये रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और न्यूजीलैंड, इनमें से कौन से देश में हैं? डाउन्स घास के मैदान हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस साल का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और रूस में जो है साथियों, हमारा जो मध्य एशिया है वहां पर स्टेपीज इनको कहते हैं। न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी घास के मैदान, कैंटरबरी घास के मैदान। ब्राजील में इनको कंपास, पंपास आदि नामों से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, तैयार हो जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट बिना ऑप्शन के कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पर कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम ऑप्शन भी ले लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर ये रहा दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड न्यूजीलैंड और ऑप्शन फोर्थ ग्रीनलैंड। तो अब फटाफट से बता दीजिए कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड। तो साथियों कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड कहाँ है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दक्षिण पूर्व की ओर इस प्रकार से 2 छोटे छोटे द्वीप अपन को दिखाई देते हैं। ये है साथियों हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर घास के मैदानों को कैंटरबरी नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं और यहाँ पर इनको कैंटरबरी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कृषि का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो फटाफट से बता दीजिए बिना कमेंट के, यानी बिना किसी ऑप्शन के आप अपना जो कमेंट है वो हमें कर दीजिए। कृषि का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है साथियों? सबसे पहले मनुष्य ने आखेट करना शुरू किया था, आखेट के बाद उसने कृषि कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले जो कृषि कार्य शुरू किया था वो कौन सा था? चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, कुछ साथी हमारे सोच रहे हैं सर ऑप्शन दीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर ये है
ट्रक कृषि, ऑप्शन बी यहाँ पर है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी यहाँ पर है निर्वहन कृषि और ऑप्शन डी है दुग्ध कृषि। तो अब बता दीजिए ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ट्रक कृषि ट्रक के माध्यम से की जाती है, स्थानांतरित कृषि स्थान बदल बदल कर की जाती है, निर्वहन कृषि में परिवार की जो भोज्य आवश्यकताएं हैं, खाद्य आवश्यकताएं वो पूरा होती हैं, दुग्ध कृषि में डेयरी कृषि की जाती है, अर्थात दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। तो साथियों कृषि का सबसे प्राचीन रूप है स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि को संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं, झूमिंग के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में इनको लदांग कहते हैं, लदांग। वियतनाम में साथियों वियतनाम में इसको कहते हैं रे, वियतनाम में कहते हैं रे। श्रीलंका में क्या कहते हैं कमेंट करके बता दें, श्रीलंका में इसको कहते हैं चेना। और साथियों ये बता दीजिए भील जनजाति द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है, पहाड़ी भागों में ये, और ये मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में की जाने वाली जो कृषि है उसको चिमाता कहते हैं, मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि है उसको दजिया कहते हैं। इसी प्रकार गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति जो है साथियों ये भी स्थानांतरित प्रकार की कृषि करती है। गोंड जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली सीढ़ीनुमा जो खेती है उसको पेंडा कृषि कहा जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की जाती है। और इसी प्रकार से मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि है उसको दिप्पा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि के संसार में अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। और ब्राजील में क्या कहते हैं कमेंट करके बता दीजिए। ब्राजील में इसको कहते हैं रोका, ब्राजील में इसको क्या कहते हैं रोका। तो ये था हमारा स्थानांतरित कृषि का पूरा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। चावल प्रधान निर्वहन कृषि कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? ये आप अपना कमेंट जो है ये फटाफट करके बता दीजिए। चावल प्रधान निर्वहन कृषि कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन की यदि आवश्यकता है तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट ये रहा 100 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सेकंड ये रहा 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड ये रहा 100 सेंटीमीटर से कम, और ऑप्शन फोर्थ ये रहा 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सेम हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये और ये जो है एक ही हो गए हैं। तो अब आप को कमेंट करके बता दीजिए चावल प्रधान जो निर्वहन कृषि है वो की जाती है साथियों 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में, और 100 सेंटीमीटर से कम वाले जो क्षेत्र हैं उनमें की जाती है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की आगमन के तैयारियां स्क्रीन कर रही है, और आप भी तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आए। ये आ गया। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि है जो साथियों इसको मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया था। चलिए कुछ साथी हमारे सोचते हैं कि सर ऑप्शन तो दे दें, तो यदि ऑप्शन दे दिए जाएं तो और भी अच्छा रहे। तो चलिए साथियों ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट झूमिंग, ऑप्शन सेकंड मिल्पा, ऑप्शन थर्ड लदांग, और ऑप्शन फोर्थ रे। तो मैक्सिको में इसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। अभी हमने चर्चा की थी कि रे जो है ये वियतनाम में है, लदांग जो है इंडोनेशिया मलेशिया में है, मिल्पा जो है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की तैयारियों के लिए स्क्रीन बिल्कुल खाली हो गई है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? तो साथियों अब हमें ऑप्शन की आवश्यकता है, तो चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेमोयड, ऑप्शन सेकंड तुंग, ऑप्शन थर्ड याकूत, और ऑप्शन फोर्थ एस्किमो। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर ये 4 जनजातियां हमारे सामने हैं, इनमें से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है ये आपसे पूछा गया है। सेमोयड उत्तरी साइबेरिया में रहती है, तुंग भी रहती है, याकूत भी रहती है। एस्किमो जो साथियों ये उत्तरी कनाडा, उत्तरी
कनाडा और ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है उसमें निवास करती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इसी प्रकार जो अपनी तैयारी है उसको जारी रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।